हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। हम एमपी सुपर 100 2026 के लिए फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज की इस क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय ऑफ विच इट रेजिस्टेड। रेजिस्टेड का मतलब होता है विरोध करना या रोकना। द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। जब कोई चार्ज या करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो उसमें जो विरोध होगा या उसकी जो रुकावट डाली जाएगी उसमें, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इट्स यूनिट इज ओम। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है बेटा, ओम है। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर। और ओम को किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है? एक ग्रीक लेटर, इससे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म है उनको यहाँ पे हमें क्लियर करना है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट टर्म है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है बेटा? अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट which offer resistance to the flow electron continuing electric current is now is the resistor। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टर कहते हैं। एंड नेक्स्ट टर्म है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको 3-4 ठैया जो है वो कंडक्टर दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा गुड कंडक्टर है, बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं? अ मटेरियल विच ऑफर लो रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे मटेरियल जो क्या होंगे, लो रेजिस्टेंस होंगे टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नाउ इज अ गुड कंडक्टर। मतलब ऐसे कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस कैसा हो बेटा, लो हो, यानी बहुत ही कम हो, उन कंडक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, गुड कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इनके आप एग्जाम्पल भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर। अ मटेरियल विच ऑफर हायर रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हायर होगा। दैट मीन्स गुड कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा होगा। देन कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नाउ एज पुअर कंडक्टर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मरकरी, लेड एंड स्टीनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो पुअर कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की। तो अब हमें समझना है यहाँ पे इंसुलेटर। इंसुलेटर भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अ मटेरियल विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस का मतलब है जो कंडक्टर होंगे, ऐसे कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, वेरी हाई होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा, उन कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नाउ एज इंसुलेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा रबर, ड्राई वुड हो जाएगा यानी कि सूखी लकड़ी, और नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक। तो एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिए कि कौन से इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं, कौन से हमारे गुड कंडक्टर हैं और कौन से हमारे पुअर कंडक्टर हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। यानी कि हमें यहाँ पे समझना है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ होगी उस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर, कंडक्टर आर, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल। एल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, और किसी कंडक्टर की लेंथ को अगर हम डिक्रीज यानी कि कम करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा बेटा, कम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है जैसे सपोज हमारे पास जो एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर की जो मोटाई होती है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो द रेजिस्टेंस of a conductor R is inversely proportional to its area of cross section A, are directly proportional 1 by A। इसका मतलब है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे यानी कि कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा होता है, अगर एरिया को डिक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल बाय द कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। The resistance of a conductor depend on the nature of the material of which it is made। यानी कि जो कंडक्टर है वो कौन से मटेरियल से बना है, उस मटेरियल का नेचर क्या है इस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई सिल्वर का मेटल होगा तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो होगा, और अगर कोई आयरन से बना हुआ कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटा, हाई होगा। तो उम्मीद है कि इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेजिस्टिविटी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर की यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस की बात करें तो यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी कहते हैं। एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, यूनिट मतलब एक होना चाहिए। इट एसआई यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है बेटा, ओम मीटर होता है, और इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड, बड़े ध्यान से समझिए, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। जो मेटल की रेजिस्टिविटी है वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है और ना ही थिकनेस पे डिपेंड करती है, बट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर।
किस पे डिपेंड करती है बेटा? सबस्टेंस पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रख लीजिए कि जो रेजिस्टिविटी है वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना ही उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगी, वो ओनली डिपेंड करेगी नेचर पर और टेम्परेचर पर। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद हमें बात करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाएगा? तो इसको बेटा टू टाइप से कॉम्बिनेशन किया जाता है। पहला होता है सीरीज वे में और दूसरा होता है पैरेलल। यानी कि रजिस्टर को या तो हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे या रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पैरेलल करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं रजिस्टर इन सीरीज। सीरीज में रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू, आप इसे आसानी से समझ भी सकते हो। यहाँ पे हमने फर्स्ट रजिस्टर एंड सेकंड, थर्ड। फर्स्ट रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2 एंड V3, और इसमें I जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे एक सेल लगा है, जे इसका प्लस टर्मिनल है, जे इसका माइनस टर्मिनल है। जे क्या है बेटा? की है। क्या है? की है। अब जब हम रजिस्टर को सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसको आप जरूर याद रखिए कैसे आप निकालोगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ लिखे हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हमें टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी रेजिस्टेंस जो हैं उनको सम कर देंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। यानी कि सभी रजिस्टर से सेम करंट जो है वो क्या होता है? फ्लो होता है। एंड थर्ड है द पोटेंशियल डिफरेंस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी रजिस्टर का क्या होता है? डिफरेंट होता है, दैट मीन्स अलग अलग होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है डिसवांटेज। डिसवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसवांटेज यहाँ पे हमें समझना है। तो दो डिसवांटेज हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हें हम याद रखेंगे। पहला डिसवांटेज क्या है कि इन दिस कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क। यानी कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं और उसमें कोई एक कंपोनेंट फेल होता है तो देन द सर्किट विल बी ब्रेक। तो सर्किट भी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क, और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता है। इसके बाद सेकंड जो हमारा डिसवांटेज है वो है इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्टेड अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज। यानी कि बल्ब और हीटर को इस सीरीज में कनेक्टेड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल कैसे हम इनको कॉम्बिनेशन करेंगे? तो कुछ इस टाइप से, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है एंड तीसरा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेल हमने यहाँ पे एक लगाया हुआ है और की जे अमीटर है। अगर जब हम रेजिस्टर को पैरेलल जोड़ते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? उसको आप जरूर याद रखिए, जो लिखा हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे पहला है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर हमें टोटल सम डिफाइन करना है तो हम उनके रेसिप्रोकल का क्या कर देंगे बेटा? सम कर देंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसा होता है बेटा? सेम होता है।
और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैसी होती है, डिफरेंट होती है। और अगर हम सीरीज में बात करें तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और करंट जो है वो सेम होता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे। इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आप लोगों ने डेली लाइफ में भी देखा होगा, जब किसी वायर से कंटिन्यू करंट को फ्लो किया जाता है तो वायर जो है वो हीट करने लगता है, गर्म होने लगता है, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। When in electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, then the wire becomes very hot and produce heat। हॉट यानी वो गर्म होने लगेगा और हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर से जो हीट जनरेट हो रही है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले हमें याद रखना है। पहला फॉर्मूला है W इजिकल टू क्यू इंटू वी, सेकेंड है W इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड थर्ड है H दैट मीन्स हीट इजिकल टू आर स्क्वायर आर और टी। दोनों फॉर्मूले एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसी को W बोलते हैं यानी कि वर्क, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। इसके बाद हमें लास्ट कॉन्सेप्ट समझना है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। मतलब जब कोई सर्किट पर यूनिट टाइम जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम्ड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इसके 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है P इजुकल टू डब्ल्यू बाई टी, एंड सेकेंड है P इजुकल टू V इंटू आर आई, एंड थर्ड है P इजुकल टू V स्क्वायर अपॉन आर। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, वाट। और यहाँ पे कुछ यूनिट गिवन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे 1 किलो वाट इजुकल टू होता है 10 टू दी पावर 3 वाट, एंड 1 मेगा वाट इजुकल टू 10 टू दी पावर 6 वाट, एंड 1 गीगावाट इजुकल टू 10 टू दी पावर 9 वाट, एंड 1 HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, 1 HP इजुकल टू होता है 746 वाट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। एंड 1 किलो वाट हावर्स इजुकल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो इतना जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी का आपका कंप्लीट होगा। दैट मीन्स जो थ्योरी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।